डॉक्टर अरशद महमूद यार। तो जीबीएस के पेशेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है वो ये होता है कि क्या आपके पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। तो हमने कैसे डिटेक्ट करना है कि पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और कौन सा पेशेंट है जो रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ऑब्वियसली अगर किसी पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस आ रहे हैं, उसको टिकपनी है, उसको नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, उसकी ब्रीदिंग जो है वो ट्रैक एब्डोमिनल हो रही है, तो डेफिनेटली वो पेशेंट इमीडिएटली रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट के साथ आपके पास है। तो ये तो एग्जैक्ट एविडेंस हो गया। अब फिर हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो प्रिडिक्ट करती हैं। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइटल कैपेसिटी। अगर तो आपके पास अवेलेबल है ये फैसिलिटी कि आप उसकी फोर्स जो है वो लंग की जो कैपेसिटीज़ हैं वो मेजर कर सकते हैं, सो वाइटल कैपेसिटी का अच्छा एक मेथड है, इससे आप इसको मेजर कर सकते हैं। फिर एबीजीज हैं, एबीजीज में आप देख सकते हैं कि पेशेंट को टाइप 1 या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर तो नहीं हो रहा। तो टाइप जो है CO2 अगर आप मोर 60 है, PO2 मोर देन 50 है, सो अगेन ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। इसी तरह आप पेशेंट की सिचुएशन भी चेक कर सकते हैं। सो ये डायरेक्ट एविडेंस है। क्लिनिकल एग्जाम में चूंकि पेशेंट हमारे ऐसे आए होते हैं कि जिनको इस सच ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो उनके अंदर हमें देखना होता है कि उनके अंदर क्या साइंस हैं जो इनडायरेक्टली शो करते हैं कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सबसे पहले है कि शोल्डर एलिवेशन। अगर पेशेंट अपना शोल्डर अबडक्ट नहीं कर सकता तो वो पेशेंट जो है प्रोन है फॉर इमीडिएट रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट की। उस पेशेंट के अंदर आप सोच सकते हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर उसको हो सकता है कि उसकी डिजीज प्रोग्रेस कर रही है और रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बेटा अपने बाजू पर उठाओ। सो ये हमारा पेशेंट जो है ये बाजू ऊपर उठा रहा है, ठीक है। सो इसकी पावर एटलीस्ट जो है 3/5 है इन द प्रॉक्सिमल ग्रुप्स। सो ये लेस लाइकली टू रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट करंट स्टेज के ऊपर है, ठीक है। तो अगर शोल्डर अबडक्ट ना कर सकता तो मेरे लिए एक डेंजर साइन था कि पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है। फिर है क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। अगर किसी पेशेंट के अंदर क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, उनका गैग एब्सेंट हो सकता है, या फेशियल नर्व इन्वॉल्व है, या कोई भी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है, तो वो पेशेंट भी प्रोन है फॉर द रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट। उन पेशेंट के अंदर भी आपने हाई रिस्क पेशेंट है वो उनके अंदर आपने उनको ICU में रखना है और उनकी क्रॉस उनकी रैपिडली जो है 2 आवर्ली 4 आवर्ली मॉनिटरिंग करनी है आपने। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं सीरियल सिंगल ब्रेथ काउंट। ये क्या होता है कि हम पेशेंट से जिस तरह 4 आवर्ली या 6 आवर्ली उनसे काउंट करवाते हैं कि एक ब्रेथ में उन्होंने काउंटिंग करनी है। तो नॉर्मली ये है कि एटलीस्ट 10 तक करनी चाहिए उनको। जब ये 10 से ड्रॉप होती है तो डेफिनेटली ये एक पैथोलॉजिकल साइन है और ये रेड फ्लैग है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सीरियल करना है कि सुबह आपने की, फिर शाम में की, तो आपने देखना है कि सुबह उसकी काउंटिंग कितने तक थी और शाम में कितनी काउंटिंग उसकी ड्रॉप हुई है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पेशेंट की प्रोग्रेशन वर्स तो नहीं हो रही। बेटा आपने एक सांस के अंदर गिनती करनी है अपनी, ठीक है। 1 2 3 बोलना है एक सांस के अंदर, 1 2 3 स्पीड से। 11 12 13 तो एक तकरीबन दोबारा बोलो, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है। सपोज अगर इसे मैं काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तक मेरा हो गया है। सो ये नॉर्मल है। तो आपने इस तरह मॉनिटर करना है पेशेंट को। दिस इज कॉल्ड एज सीरियल सिंगल ब्रेथ काउंटिंग, इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद एक हमारा मेथड होता है, उसके अंदर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पहले हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसके इंटरकोस्टल मसल को और हम देखते हैं कि डायफ्राम की पावर है कि नहीं। फिर हम डायफ्राम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कि क्या इंटरकोस्टल मसल की पावर इंटैक्ट है कि नहीं है। तो उसमें बेसिकली क्या करना है, आपने पेशेंट को बेटा यहाँ पे हाथ रख दो, नीचे हाथ रख लो, इधर हाथ रख लो, शाबाश। सबसे पहले क्या करना है आपने, आइडली पेशेंट एक्सपोज होना चाहिए, तो मैं यहाँ चूंकि मोडेस्टी रखते हुए एक्सपोज नहीं कर रहा। सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट के यहाँ चेस्ट को पकड़ना है और इसको प्रेस कंट्रोल कर लेना है कि पेशेंट की चेस्ट मूव ना करे, उसकी जो भी रिस्पिरेशन हो वो एब्डोमिनल और डायफ्राम के थ्रू हो। तो अगर मैंने चेस्ट को पकड़ा और पेशेंट को सांस लेने में मसला हो रहा है, उसका जो है वो फ्लेयरिंग स्टार्ट हो गई है या कुछ सांस लेने में मसला आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली उसकी इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व है, ठीक है। अब अगर एक और मेथड ये होता है कि मैं उसके डायफ्राम को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने हैंड्स जो हमारे सबकोस्टल मार्जिन है उससे अंदर लूंगा और इसको दबाऊंगा यहाँ से, ठीक है। और एक मिनट, और इसको दबाऊंगा और कोशिश करूंगा कि पेशेंट की जो है डायफ्राम के थ्रू रिस्पिरेशन ना हो। और फिर हम देखूंगा कि पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा। तो अगर ये पोस्ट इस तरह मैं उसकी जो है वो डायफ्राम की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी जो भी रेस्पिरेशन होगी वो चेस्ट के मसल के थ्रू होगी। तो अगर पेशेंट को यहाँ पे उसको टिकपियाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट होती है तो उसके जो है वो इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व हो गए। तो ये एक मैनूवर भी आप कर सकते हैं। सो डिफरेंट मेथड हैं जिनके जरिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। थैंक यू।